ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं रोनू मजूमदार। आज हम कोरोना वायरस के एक मुसीबत में फंस चुके हैं। मेरा आप सब से गुजारिश है कि इससे घबराने की बजाय हिम्मत से काम लीजिए और इसके लिए जो एहतियात बरतना चाहिए उस तरफ ध्यान रखिए। आज पूरे देश में ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब इसका समझिए कि दूरी बनाना। जो लॉकडाउन किया गया है उसका मतलब ही है कि इसके चेन को जो एक दूसरे को पकड़ रहा है उसको कम से कम एक बार रोकना है। अगर आप अपने घरों में रहेंगे तो बहुत लोगों को आप बचा सकेंगे। प्लीज़ समझिए इस बात को। सिर्फ मास्क लगाने से और हाथ नहीं मिलाने से पूरा नहीं होगा कार्य, आधा होगा। ये छींकने से इसकी 3 मीटर की दूरी हो रही है। ये सब बहुत कुछ इसमें है। जितना इस वक्त आप लोग मदद करेंगे उतना ही फायदा होगा। आपका जान तो बचेगा ही, आप दूसरों का भी जान बचाएंगे। आइए सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और एक साथ खड़े हो जाएं। जय हिंद। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियां। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी घर वापसी। तो चलो सुनते हैं कहानी घर वापसी। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है घर वापसी। ये मूलतः बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है और इसका बच्चों के लिए हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने छापा है। तो कहानी कुछ ऐसे है। बंगाल में एक छोटे से गांव में फटिक चक्रवर्ती नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। दिन भर शरारतें करता था और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता था। एक दिन अपनी नई शरारत में लगा हुआ था तो उसका छोटा भाई माखन आ गया। बस शरारत कुछ यूं हुई कि छोटे से माखन को चोट लग गई। माखन रोता रोता घर चला गया माँ को शिकायत करने। फटिक को लगा आज तो माँ बहुत ही मारेगी। बस नदी किनारे बैठ गया। सोचा घर जाऊंगा तो मार पड़ेगी। नदी किनारे बैठा ही था कि नाव से एक अधेड़ उम्र के सज्जन व्यक्ति उतरे। बाल सफेद, मूछें काली। बोले, बेटा चक्रवर्ती परिवार का घर पता है कहाँ है? अब चक्रवर्ती परिवार मतलब फटिक का घर। उसने कह दिया, मुझे नहीं पता, खुद ढूंढ लो, और बैठा रहा। ओ सज्जन व्यक्ति अपना रास्ता ढूंढने चले गए। थोड़ी देर में घर से नौकर आया। बोला, भैया फटिक भैया जल्दी चलो, माँ बुला रही है। बोला, नहीं जाऊंगा। पर नौकर कहाँ मानने वाला था। हाथ पकड़ के खींच के अपने साथ ले गया। घर पहुँचा तो माँ गुस्से में बोली, तूने माखन को आज फिर मारा? बोला, नहीं माँ, मैंने तो नहीं मारा। माखन उधर से बोला, माँ मारा, जोर से मारा भैया ने। बस माँ को और गुस्सा आ गया। 2 थप्पड़ लगा दिए और फटिक के। और फटिक उधर से माखन को लगाने ही वाला था अपनी तरफ से 2 थप्पड़ कि वो जो सज्जन व्यक्ति मिले थे वो घर में आ गए। बोले, ये क्या हो रहा है? अब फटिक को लगा कि मेरी शिकायत करने ये भी आ गए। लेकिन माँ देखकर बहुत खुश हुई। बोली, अरे भैया आप इतने दिन बाद? पता चला फटिक को कि वो तो उसके मामा थे और बहुत दिन बाद उसकी माँ से मिलने आए थे। मामा बहुत खुश हुए दोनों बच्चों को देखकर और अपनी बहन को देखकर। कुछ दिन वही रहे, बच्चों से घुल मिल गए। बच्चे भी खूब खेलने लगे मामा से। कुछ दिन बीतने के बाद मामा ने पूछा कि बहन बताओ बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे है, वो किस तरीके से रह रहे हैं? तो माँ ने आखिर शिकायत कर ही दी। बोली, भैया क्या बताऊं, मेरा जो बड़ा वाला है वो तो सिर्फ शरारतें करता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है। लेकिन जो मेरा छोटा है वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल है।
बस फिर क्या था, मामा ने सोचा बहन की मदद कर दूं। बोले कोई बात नहीं, मैं इसको अपने साथ कोलकाता लेके चलता हूँ, मेरे बच्चे है ना, उनके साथ पढ़ेगा, मन लग जाएगा। माँ ने फटिक को पूछा और फटिक खुश हो गया। सोचा दूसरे शहर जाऊंगा, नई नई चीजें देखूंगा। बोला हाँ, मैं तो मामा के साथ जाऊंगा। बस फिर क्या था, अब जिस दिन जाने की बारी हुई, फटिक तो बस इतना बड़ा दरिया दिल निकला। अपने छोटे भाई माखन को अपनी पतंग की डोर, मांझा, खिलौने सब दे दिया। माखन भी खुश हुआ। कलकत्ता आखिरकार पहुंच गए। लेकिन जब वो कलकत्ता पहुंचा तो वहां उसने देखा उसकी मामी और उनके 3 बच्चे उसको देखकर खुश नहीं हुए। मामी ने धीरे से बोला मामा को, ये किसको उठा लाए, मैं इसका क्या करूंगी, घर पे वैसे ही 3 बच्चे हैं, इसको कौन संभालेगा, न ये बच्चों में न ये बड़ों में। कुछ दिन बीतते चले गए। फटिक को माँ जैसा प्यार नहीं मिला मामी से, और मामा तो अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। फटिक धीरे धीरे मायूस होने लगा, दोस्तों को मिस करने लगा, माँ की याद आने लगी, भाई की याद आने लगी। सोचा क्या करूं, यहाँ तो दिल ही नहीं लग रहा। और पढ़ाई जब करता नहीं था तो स्कूल में मास्टर जी जब देखो तब डंडा लेके मारने लगते थे, कभी इस बात पे मार, कभी उस बात पे डांट। शरारते ही जैसे भूल गया था, बस अकेला गुमसुम खड़ा रहता था। घर जाता था, सोचता था मामी को कैसे नाराज ना करूं। स्कूल जाता था, सोचता था मास्टर जी मारेंगे, क्या करूं। बस ऐसे ही कुछ दिन निकलते चले गए। बहुत दुखी रहा। एक दिन उसकी किताब गुम हो गई। वैसे ही पढ़ाई में पीछे, किताब गुम गई, अब पढ़ेगा कैसे। तो मास्टर जी से और भी ज्यादा मार खाने लग गया। जब सहन नहीं हुआ तो घर आके मामी को बोल ही दिया कि मेरी ना किताब गुम गई। वो नाराज हो गई, बोली हम क्या इसलिए कमा रहे हैं कि महीने में तुमको 5 किताबें लाके दूं और तुम खोते रहो किताबें, मैं तो नहीं लाके दूंगी। बहुत मन दुखी हुआ फटिक का। सोचा घर जाऊं। अपने मामा को बोला, मामा मैं घर जाना चाहता हूँ अपनी माँ के पास। उसके मामा बोले, बेटा घर तो तभी जाओगे जब स्कूल की छुट्टियां होगी, ऐसे कैसे चले जाओगे। तो बोला मामा छुट्टियां कब होंगी। बोले वो तो नवंबर में होंगी। बोला नवंबर तो बहुत दूर है मामा। बोले बेटा ऐसे तो नहीं जा सकते, पढ़ाई तो पूरी करनी है। अब फटिक बहुत दुखी रहने लगा। माँ की याद बहुत ज्यादा आने लगी और याद करने लगा कि कैसे उसने माँ को तंग किया था, कैसे अपने भाई को तंग किया था, लेकिन वो अपने थे, यहाँ बिल्कुल अकेला हो गया था। एक दिन उसने सोच लिया कि भाग जाऊंगा यहाँ से, अपने घर चला जाऊंगा। और एक दिन सुबह सुबह मामा मामी ढूंढने लगे। फटिक कहीं मिले ही ना, कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं। अब पुलिस में रिपोर्ट करने लगे तो शाम तक पुलिस की गाड़ी आके घर के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने फटिक को उतारा, बोले ये भाग रहा था, हमने इसको पकड़ लिया। फटिक की हालत खराब, बहुत बुखार में तप रहा था वो, शायद मलेरिया हो गया था। मामा उसे गोद में अंदर ले आए। बोले बेटा ये क्या हुआ। बोला मामा मैं अपने घर जाना चाह रहा हूँ, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। और कहकर बेहोश हो गया। रात भर मामा उसके पास ही बैठे रहे थे। अगले दिन जब होश आया, उन्होंने बोला बेटा मैंने तुम्हारी माँ को बुलावा भेजा है, वो आती ही होंगी। लेकिन वो पूरा दिन निकल गया, गांव बहुत दूर था ना। अगले दिन शाम तक उसकी माँ आई और एकदम बोली फटिक मेरा बेटा कैसा है। फटिक ने अपनी माँ को देखा और बोला माँ छुट्टियां हो गई हैं, घर वापस चले। और ये कहानी यहाँ समाप्त हुई। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अभी आप सुन रहे थे कहानी घर वापसी। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। देश में 14,27,005 लोग कोविड-19 के प्रकोप से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 48,900 लोग संक्रमण से उबरे और संक्रमण मुक्ति की दर अब देश में 68.32% है। पिछले 24 घंटे में भारत में 5,98,778 परीक्षण कोविड-19 की जांच के लिए किए जा चुके हैं। कोझिकोड हवाई अड्डे पर उतरते समय एक एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 18 लोगों के मारे जाने और 100 से अधिक के घायल होने की खबर है। ये विमान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई में फंसे हुए 190 यात्रियों को स्वदेश ला रहा था, लेकिन भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच ऊंचाई पर बने हवाई अड्डे पर उतरते हुए फिसल गया।
दुर्घटना में विमान के दोनों चालक मारे गए। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिन भारतीयों पर कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण करा जा रहा था वो परीक्षण के अंतिम चरण में स्वस्थ हैं। समन्वय, निरीक्षण तथा विविध प्रक्रियाओं के लिए 2 उच्च स्तरीय पैनल गठित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, इजराइल और अमेरिका के विदेश मंत्रियों से बात की है। अन्य महत्वपूर्ण बातों के अलावा कोविड-19 की स्थिति पर भी चर्चा की गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे तथा ग्लोबल वैक्सीन अलायंस GAVI ने गेट्स प्रतिष्ठान के साथ मिलकर एक समझौता किया है, जिसके तहत गरीब मरीजों को कोविड-19 का वैक्सीन 250 रुपए से कम की दर पर मुहैया कराया जाएगा। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट CII 10 करोड़ वैक्सीन की खुराक बनाएगा, जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, एस्ट्राजेनेका तथा नोवावैक्स के साथ मिलकर विकसित कर रहा है। रूस अगले हफ्ते कोविड-19 वैक्सीन जारी कर सकता है। रूसी उप प्रधानमंत्री तात्याना गोलिकोवा के अनुसार वैक्सीन का औद्योगिक उत्पादन सितंबर 2020 में शुरू हो सकता है। पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC को छोड़ने की धमकी दी है, चूंकि OIC के सदस्य देशों ने पाकिस्तान की ये मांग मानने से इनकार कर दिया है कि कश्मीर मामले पर विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव रविवार को होगा। राष्ट्रपति अलेक्सांद्र लुकाशेंका लगातार 6ठी बार इस चुनाव में भाग लेंगे। सन 2021 में T20 विश्व कप भारत में आयोजित होगा। इस बार ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण रद्द कर देना पड़ा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। नमस्कार। जब काम पर जाने के लिए तैयार हों, खुद अपने स्वास्थ्य को चेक करें। जरा भी तबीयत खराब हो तो काम पर न जाएं। घर से निकलते हुए मास्क पहनें। ये मास्क आप घर पर भी बना सकते हैं। जहां से वाहन लेना हो वहां भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वाहन में भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यदि आप 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो केवल अकेले सफर करें, और यदि आप गाड़ी में सफर करते हैं तो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट खाली रखें और दूसरे पैसेंजर पीछे बैठें। कार्यस्थल पर प्रवेश के समय भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कार्यस्थल में कोरोना से बचाव के लिए कार्यस्थल पर मास्क पहनकर काम करें। प्रवेश के समय द्वार पर उपलब्ध सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अधिकारियों के लिए कुछ सुझाव। यदि संभव हो तो वर्चुअल मीटिंग ही करें। फिजिकल मीटिंग से पहले और बाद में कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज करें। मीटिंग में 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मीटिंग से पहले और बाद में साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। सामान्य शिष्ट व्यवहार यानी हाथ मिलाना आदि से परहेज करें। नमस्ते करें। कैंटीन में अपनाएं नया व्यवहार। कोशिश करें कि अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएं या फिर पैकेट फूड ही खाएं। लंच के लिए एक साथ ना जाएं। खाने की जगह को नियमित तौर पर सैनिटाइज करें। परिवहन एवं यात्रा की नई आदतें। कारपूल मत कीजिए। यात्रा करते समय 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कंपनी और फैक्ट्री के हर वाहन को हर इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। रेस्ट रूम में बचाव के लिए दरवाजों को कोहनी से खोलें। रेस्ट रूम में भीड़ ना लगाएं। कमोड को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में धो लें। हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। सफाई कर्मचारी रेस्ट रूम की सफाई में विशेष ध्यान दें। नल के, वॉश बेसिन, कमोड को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। काम से लौटने पर कैसे करें बचाव? घर के बाहर ही सबसे पहले मास्क को डिस्पोज करें। अगर होममेड मास्क है तो उसे गर्म पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। अब कुछ आवश्यक जानकारी। जब मास्क पहना हो तो अपने मास्क को न छुएं। अगर ऐसा हो जाए तो फौरन साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मास्क उतारते समय पीछे की तरफ से उतारें, उसे सामने से कभी न छुएं। हम सब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कारोबारी, अधिकारी एवं श्रमिक कुछ नई आदतों और व्यवहार को अपनाकर
इस महामारी से अपना बचाव करते हुए और इस बीमारी को आगे बढ़ावा न देते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। अकेले हों तो मुसीबतें कभी कभी भरपूर हो जाती हैं, जब एकजुट हो जाएं तो सारी मुश्किलें चकनाचूर हो जाती हैं। वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया, जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था, और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आव भगत की। व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बसन पति कपट मुनि देखा। जासुदेश पलीन छड़ाई, समर सेन तजी गयहु पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहीन अभिमानी। त्रिसौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। पान समेत हय, कीन्ह नृपति हर्षाय। गए श्रम सकल सुखीन भयउ, निज आश्रम तापस ले गयऊ।
आसन दीन अस्तर बीजानी, पुनि तापस बोले मृदु वाणी। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबां जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। निसाघोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु हस जानी तुम, जाए हो होत बिहान। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुनु आवई ताहि पहि, ताहि तहाँ ले जाय। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महीसा। नृप बहु भांति प्रसंग से उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहूं ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। तेहि न जान नृपन पही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवां अनल इव सुलगई छाती।
सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत बांग्लादेश रेल संपर्क की शुरुआत फिर हुई। आलेख डॉक्टर स्मृति एस पटनायक का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। ब्रिटिश काल के दौरान पूर्वी बंगाल को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली जीवन रेखा के रूप में एक उत्साहपूर्ण संपर्क नेटवर्क का निर्माण एक जमाने में किया गया था। लोगों से लोगों के निकटतम संपर्कों में विराम लगाने के एक प्रयास के अंतर्गत इस नेटवर्क को 1965 में पाकिस्तान ने तोड़ दिया था, जबकि बंगाल के दोनों हिस्सों के लोग भाषाई तथा सांस्कृतिक बंधनों से बंधे हुए हैं। रेल संपर्क को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच एक समझौता हुआ था। दोनों देशों ने 1965 से पहले अस्तित्व में रहे संपर्क को फिर से बहाल करने तथा इसे और आगे बढ़ाने को लेकर अपनी इच्छा जताई। बांग्लादेश की आकांक्षा कनेक्टिविटी के एक केंद्र के रूप में उभरने की है तथा भारत की वरीयता कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एक उत्प्रेरक की निभाई गई भूमिका इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में जान डालने तथा निकटतम बंदरगाहों के साथ अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने की है। 1965 से पहले भारत तथा पूर्व के पूर्वी पाकिस्तान के बीच 13 यात्री ट्रेनें चला करती थीं। 2008 में दोनों देशों ने कोलकाता तथा ढाका को जोड़ने वाली मैत्री एक्सप्रेस के परिचालन को फिर से शुरू किया तथा 2017 में कोलकाता तथा खुलना के बीच एक अन्य यात्री ट्रेन सेवा बांधोन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। 2016-17 में भारत ने 120 यात्री डिब्बों का भी निर्यात किया था। लाइन ऑफ क्रेडिट LOC यानी ऋण सीमा के हिस्से के रूप में भारत बांग्लादेश में रेलवे की कुल 17 परियोजनाओं के लिए वित्त मुहैया करवा रहा है। इसने कुल वचनबद्धता को 2.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया है। इस वचनबद्धता में मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलना, सिग्नल को दुरुस्त बनाना और नए का निर्माण करना तथा रेल के पुराने पुलों का जीर्णोद्धार करना शामिल है। इनमें से 9 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पहले ही पूरी कर ली गई हैं। बांग्लादेश में शाहबाजपुर को जोड़ने वाली भारत की करीमगंज महिसासन रेलवे लाइन तथा बांग्लादेश में चिलहटी को जोड़ने वाली भारत की हल्दीबाड़ी रेलवे लाइन को फिर से शुरू कर दिया गया है। दोनों देश आगरतला से अखौड़ा को जोड़ने वाली एक नई लाइन बनाने पर सहमत हुए हैं। सहयोग के एक हिस्से के रूप में तथा बांग्लादेश रेलवे में डिब्बों की कमी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे माल ढुलाई के लिए अपने डिब्बों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत का कहना है कि रेलगाड़ी प्रति वर्ष 2 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। रेल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाने वाले कार्गो के 99% हिस्से भारत से किए जाने वाले बांग्लादेशी आयात के होते हैं। जून महीने में बांग्लादेश को जाने वाली 100 से अधिक माल ढुलाई की ट्रेनें आवश्यक वस्तुओं को ढोने के लिए चलाई गई। दोनों देशों के बीच परिवहन संपर्क को बढ़ाने में इन 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश से 384 टन मिर्ची को लेकर विशेष पार्सल ट्रेन 13 जुलाई को बांग्लादेश पहुंची तथा 26 जुलाई को 50 कंटेनर को लेकर भारत के माझेरहाट से पहली बार कंटेनर ट्रेन बेनापोल पहुंची, जो एक नई शुरुआत का संकेत है। रिपोर्ट कहती है कि ये सेवा एक स्थायी सेवा होने जा रही है तथा ये भारत के कंटेनर निगम कॉनकोर के नामजद टर्मिनलों को बांग्लादेश के बेनापोल, जसोर, सिंगिया, नुआपाड़ा तथा बंगबंधु सेतु पश्चिम रेलवे स्टेशनों से जोड़ेगी। कोविड-19 के कारण बांग्लादेश में आवश्यक आपूर्तियों को भेजने के लिए रेलवे एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभर चुका है। इस संदर्भ में 60 करोड़ रुपए की लागत के 10 ब्रॉडगेज डीजल के स्वचालित इंजन की भेंट बांग्लादेश की रेलवे की शक्ति को बढ़ाएगी।
देश में स्वचालित इंजन की कमी पर काबू पाने के लिए सितंबर 2012 तथा दिसंबर 2015 के बीच बांग्लादेश रेलवे ने 10 ब्रॉड गेज और 10 मीटर गेज के स्वचालित इंजन को अधिकृत किया था। बांग्लादेश रेलवे के पास 178 मीटर गेज MG के स्वचालित इंजन हैं, जिनमें से 139 की आर्थिक समय सीमा पूरी हो चुकी है। ऐसे में भारत की भेंट महत्वपूर्ण है। 90 BG के स्वचालित इंजनों में 55 की आर्थिक समय सीमा पूरी हो चुकी है। चूंकि रेल कनेक्टिविटी सबसे सस्ती और जन समुदाय की सबसे तीव्र परिवहन व्यवस्था है और ये जीवंत सम आर्थिक ढांचे का हिस्सा है, जिसका अस्तित्व ऐतिहासिक रूप से बना हुआ है। सड़क नेटवर्क के माध्यम से ढोए जाने वाले परिवहन की तुलना में रेलवे यातायात में लगने वाले न केवल समय और खर्च को बचाएगा, बल्कि ये बेनापोल के लैंड पोर्ट की भीड़ से भी बचाएगा। ब्रिटिश काल के दौरान अस्तित्व में रहे संपर्क के पुराने ढांचे की पुनर्बहाली क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक बढ़ावा देगी। ये सदियों पुराने ऐतिहासिक तथा इस क्षेत्र के लोगों को सांस्कृतिक संबंधों में बांधने वाले संबंधों को और प्रोत्साहन दे सकता है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।